हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 5 लोक वित्त पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2026-27 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स काटे भी जाकर के हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण की बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है 15 अप्रैल 2026 से, जो कि सीजीपीएससी प्री और व्यापम को टारगेट करते हुए ये बैच शुरू किया जा रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट इस ऑनलाइन बैच में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैसे एक अलग से डिटेल वीडियो इस क्लास से रिलेटेड यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, या आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 9109340480, इसमें भी हमें मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 5 लोक वित्त। सबसे पहले दिया गया है आपका बजट अनुमान 2025-26। अब देखिए, अभी जो बजट आया है वो है आपका बजट 2026-27। अभी फरवरी में बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा, जबकि हम आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ रहे हैं बजट अनुमान 2025-26। अब जो फरवरी 2026 में जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा, उस बजट में और इस आर्थिक सर्वेक्षण के बजट में अंतर क्या है? ये जो आपका बजट होता है, जो सरकार ने अभी फरवरी 2026 को वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया, वो आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार के अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का लेखा जोखा है। यानी कि सरकार एक अनुमान लगा रही है कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 के बीच में सरकार को किन किन क्षेत्रों से आय हो सकती है, आय होने का अनुमान है, और किन किन क्षेत्रों में पैसा व्यय कर सकती है या व्यय होने का अनुमान है। तो ये जो बजट जो अभी पेश किया गया है, इसमें अनुमानित आंकड़े होते हैं, अनुमानित आंकड़े। अब देखिए, ये जो हम आर्थिक सर्वेक्षण में जो बजट 2025-26 पिछले साल का जो बजट पढ़ रहे हैं, इसमें संशोधित आंकड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले साल जब बजट पेश किया गया था 2025 में, तब सरकार ने इसमें अपने अनुमानित आंकड़े बताए थे, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में अब इस बजट में संशोधित आंकड़े पेश होते हैं। ठीक है, संशोधित। सरकार क्या है, बजट में सबसे पहले अनुमान बताती है कि इस क्षेत्र में इतनी राशि खर्च होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए सरकार जो है वो कृषक उन्नति योजना में अनुमानतः 10,000 करोड़ रुपए का बजटीय राशि आवंटित की। सरकार को अनुमान था कि इस वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए कृषक उन्नति योजना में व्यय होने का अनुमान है, लेकिन जब व्यय करने का समय आया तो वह राशि बढ़ करके हो गया 10,600 करोड़। सरकार का अनुमान कितना था? 10,000 करोड़, लेकिन बढ़कर कितना हो गया? 10,600 करोड़। तो ये होता है संशोधित। तो पिछले साल के बजट में सरकार ने जो अनुमानित आंकड़े बताए थे, उसमें क्या कितनी राशि किस क्षेत्र में बढ़ी, किस क्षेत्र में कितनी राशि कम हुई, उसका एक संशोधित आंकड़ा पेश किया जाता है। और ये बजट भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आगे एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एक चार्ट पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी कंटेंट है ना, आपको इकोनॉमिक सर्वे के बुक में मिल जाएगा। जो हमारा ई पाठशाला का जो इकोनॉमिक सर्वे का बुक है, उसी का कंटेंट मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। बजट 2025-26 एक होता है कुल प्राप्तियां और एक है आपका कुल व्यय। बजट क्या होता है? बजट आय और व्यय के लेखा जोखा को, आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है, यानी कि हिसाब किताब। आय और व्यय के हिसाब किताब क्या कहते हैं? बजट। तो वही है आपका प्राप्तियां, यानी कि आय
और यह है आपका व्यय। तो सरकार को कुल प्राप्तियां हुई 1,65,100 करोड़ रुपए की, जबकि सरकार का कुल व्यय हुआ 1,65,000 करोड़ रुपए। कुल प्राप्तियां कितनी हुई? 1,65,100 करोड़ रुपए, जबकि कुल व्यय हुआ 1,65,000 करोड़ रुपए। ठीक है। अब ये जो आपका प्राप्तियां जो होती है या जो आय होती है, इसे और आगे दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है राजस्व प्राप्तियां, दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्तियां। उसी प्रकार से व्यय को जो है आगे दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। आपको कुछ वर्ड बता रहा हूं, उस वर्ड पर फोकस कीजिएगा। एक होता है देनदारियां, देनदारियां। एक होता है परिसंपत्तियां, एसेट्स, परिसंपत्तियां। और एक होता है आपका उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक है। ये तीन जो वर्ड दिए हैं ना, इस तीन वर्ड से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है। इन तीन को थोड़ा सा अच्छे समझना। देनदारियां का मतलब क्या होता है? लेन देन। ठीक है। जो हम पैसों का लेन देन करते हैं वही कहलाता है आपका देनदारियां। एक होता है परिसंपत्ति, परिसंपत्ति का मतलब प्रॉपर्टी, एसेट्स। ठीक है। और एक होता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। जैसे कि देनदारियां क्या होता है, समझ में आया? पैसों का जो हम लेन देन करते हैं वो कहलाता है आपका देनदारियां। और एक है आपका परिसंपत्ति। परिसंपत्ति का मतलब आपके पास 30 लाख रुपए था, आपने उस 30 लाख रुपए से एक भूमि खरीदा, एक जमीन खरीदा। तो ये जमीन क्या है? ये जमीन हो गई आपकी परिसंपत्ति, परिसंपत्ति, एसेट्स। ठीक है। ये क्या है आपकी? ये है आपकी परिसंपत्ति। अब एक वर्ड यूज हो रहा है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। आपके पास एक लैंड है, एक जमीन है, उस जमीन के ऊपर आपने एक बिल्डिंग बना दिया और उस बिल्डिंग में बहुत सारे छोटे छोटे कमरे उसमें बना दिए और सभी के सभी कमरों को आपने किराए पर यानी कि रेंट पर चढ़ा दिया। ठीक है। आपने जो है पहले 30 लाख की जमीन खरीदी थी, भविष्य में अगर आप उसको बेचेंगे तो 50 लाख इसकी कीमत हो जाएगी, आज से 15 साल 20 साल बाद, वो बात का मैटर है। लेकिन आपने खाली पड़ी जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाया, उसमें कमरे निकाले और कमरे को निकाल करके आपने उसे रेंट पर, किराए पे चढ़ा दिया और हर महीने का आपको मान लो 30,000 रुपए किराया इससे मिल रहा है। तो परिसंपत्ति आपकी जैसी की वैसी है, लेकिन इस परिसंपत्ति से आपको आय मिल रहा है, आय अर्जित हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, यही कहलाता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक है। देनदारियां मतलब कि पैसों का लेन देन, संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, एसेट्स, और उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति यानी कि परिसंपत्ति से आपको जो अलग से आय मिलता है वो कहलाता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, सबसे पहले राजस्व प्राप्तियां क्या होता है और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होता है, इसको ध्यान समझिए। एक है देनदारियां, और दूसरा है परिसंपत्ति, परिसंपत्ति। ठीक। पहले डेफिनेशन बताऊंगा, उस डेफिनेशन समझिएगा, उससे चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देनदारियां डी, परिसंपत्ति पी। देनदारियां डी, परिसंपत्ति पी। ठीक है। देनदारियां यानी कि पैसों का लेन देन, परिसंपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, एसेट्स। ठीक है। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी प्राप्तियां या ऐसी आय जिससे न तो किसी भी प्रकार की वित्तीय देनदारियों पर कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही इससे कोई परिसंपत्तियां प्रभावित होती है, यह कहलाता है आपका राजस्व प्राप्तियां। सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय, ऐसा आपका इनकम सरकार का, या ऐसी प्राप्तियां जिससे ना तो कोई वित्तीय देनदारियों पर प्रभाव पड़ता है और ना ही परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव पड़ता है, यह कहलाता है राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियां। ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां, सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होता है और परिसंपत्तियों में कमी होता है, यह कहलाता है आपका पूंजीगत प्राप्तियां।
ठीक है। राजस्व प्राप्तियां जिससे सरकार के वित्तीय देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही परिसंपत्तियों पर प्रभाव पड़ता है। वही पूंजीगत प्राप्तियां जहां पर सरकार के वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी होती है। हर बार एक एग्जाम्पल देता हूं, वो एग्जाम्पल सबसे सरल तरीका है आपको समझाने के लिए, थोड़ा ध्यान समझना। जब आप पहले छोटे रहे होंगे बच्चे, उस टाइम आपके घर में कोई भी मेहमान आता था, कोई भी मेहमान आपके घर में आया, कुछ टाइम बैठा, चाय नाश्ता पानी किया, जाने के टाइम उस मेहमान ने, आप जो बच्चे हैं, बच्चे को अपने जेब से निकाल करके 100 रुपया दिया कि ले बेटा रख लेना, कुछ चॉकलेट खा लेना करके, ठीक है। अपने जेब से निकाल करके 100 रुपये उस बच्चे को दिया, उस बच्चे ने उस 100 रुपये को लेकर के अपने जेब में रख लिया, ठीक है। तो ये कहला रहा है आपका राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्ति का एग्जाम्पल। किस प्रकार से? जैसे कि उस मेहमान ने पैसे निकाल करके बच्चे को दिया, कुछ इस उम्मीद से नहीं दिया कि ये बच्चा पैसा बाद में वापस लौटाएगा। यहां पर मेहमान ने पैसा बच्चे को दिया और वो पैसा बच्चे का हो गया, वित्तीय देनदारियां यहीं पर समाप्त। जहां पैसों का लेन देन होता है, यानी कि आपने पैसा दिया और कुछ समय बाद आपको पैसा मिलेगा, तो वो कहलाएगा वित्तीय देनदारियां। लेकिन मेहमान ने बच्चे को पैसा दिया और बाद में बच्चे को पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है, यानी कि वित्तीय देनदारियां यहां पर क्या हो गई? समाप्त। परिसंपत्तियां, यानी कि उस पैसे के बदले में मेहमान ने बच्चे से कुछ मांगा, उसके, अगर बच्चों की प्रॉपर्टी की बात करें, खिलौने की बात करें कि बेटा ये 100 रुपये ले, मुझे अपना खिलौना दे दे, ऐसे तो कुछ नहीं डिमांड नहीं किया। या उस 100 रुपये के बदले बच्चे से कोई काम करवाया क्या? नहीं करवाया। अपनी स्वेच्छा से 100 रुपये निकाल करके उस बच्चे को दे दिया, और उस बच्चे को जब पैसा दिया तो उसके बदले में बच्चे से किसी भी प्रकार का ना ही उसने कार्य लिया और ना ही किसी प्रकार के उससे परिसंपत्ति का डिमांड किया। चीजों को समझना, जो चीज बताना चाह रहा हूं, यानी कि वित्तीय देनदारियां भी समाप्त हो गई वहां पे दोनों के बीच में, और न ही किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियों पर प्रभाव पड़ा। 100 रुपए बच्चे के जेब में शुद्ध गए, वित्तीय देनदारियां समाप्त और परिसंपत्तियों का भी कोई आपका आदान प्रदान नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया आपका राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियां, ठीक। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी होती है। इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपका मन किया कि आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है, आपके जेब में है 40,000 रुपये, आपके जेब में है। आप अपने एक दोस्त के साथ मार्केट में गए एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए, ठीक है। आपको एक स्मार्टफोन पसंद आया जिसकी कीमत है 50,000 रुपये, ठीक है। लेकिन आप जो है, आपके पास जेब में है 40,000 रुपये, ठीक है। 40,000 रुपये आपकी जेब में है। आप अपने एक दोस्त के साथ गए थे, अब आपको पसंद आया 50,000 रुपये, आपके पास है 40,000 रुपये। आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपये उधारी मांगा, क्योंकि आपको खरीदना है 50,000 रुपये कीमत का फोन। आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपये उधारी मांगा कि मुझे ये फोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये दे, मैं तुझे 1 महीने के बाद 10 का 12,000 रुपये दूंगा, 10 का 12,000 रुपये दूंगा, यानी कि 2,000 रुपये तुझे एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन अभी इमरजेंसी में मुझे ये फोन खरीदने के लिए दे। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि हुई, यानी कि आपने जो अपने दोस्त से 100 रुपये लिया उसे आपको वापस लौटाना होगा। वित्तीय देनदारियां जो है बढ़ी और परिसंपत्तियों में कमी आई, यानी कि आपको जो है 10 के जगह अलग से 2,000 रुपये एक्स्ट्रा, टोटल 12,000 रुपये देना है, यानी कि परिसंपत्तियों में कमी आई। आपकी जेब से एक्स्ट्रा 2,000 रुपये आप उसको देंगे, तो परिसंपत्तियों में क्या हुआ? कमी आया। तो ये होता है आपका राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय जहां वित्तीय देनदारियों पर और परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूंजीगत आय जहां पर जहां पे जो है पूंजीगत आय में वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी आती है, ठीक। तो ये हो गया राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अब एक है आपका कुल व्यय। व्यय वाले चैप्टर को बाद में देखेंगे, पहले इसके डाटा को समझिए। सरकार को कुल 1,65,100 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुई, जिसमें से राजस्व प्राप्ति हुई 1,41,000 करोड़ रुपए की, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां हुई 24,100 करोड़ रुपए की, ठीक है। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, क्लियर हो गया। राजस्व प्राप्ति को आगे और क्लासिफाइड किया गया है
कर राजस्व और गैर कर राजस्व में, ठीक है। ये जो आपका राजस्व प्राप्तियां है ना, इसे आगे और क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप में। एक होता है कर राजस्व और दूसरा होता है गैर कर राजस्व। कर राजस्व का मतलब सरकार को जो टैक्स से इनकम होता है, ठीक है, करों के माध्यम से जो सरकार को आय होता है वो कहलाता है आपका कर राजस्व। गैर कर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो करों के अलावा, टैक्स के अलावा जो सरकार को आय होती है वो कहलाता है आपका गैर कर राजस्व, ठीक है। जैसे कि सरकार जो है आपकी टैक्स लगाती है, निगम कर, आय कर, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क, ये सब टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इन टैक्स के माध्यम से जो सरकार को इनकम होती है ये कहलाता है कर राजस्व, ठीक है। दूसरा होता है गैर कर राजस्व, या आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा करेत्तर राजस्व, ठीक है, यानी कि कर के अतिरिक्त, कर के इतर, करेत्तर राजस्व, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार को जो टैक्स के माध्यम से प्राप्त हुआ वो कर राजस्व, टैक्स के अलावा जो अन्य स्रोतों से सरकार को आय हुई वो कहलाता है गैर कर राजस्व। सरकार को कर राजस्व से 1,04,000 करोड़ रुपए का आय हुआ, जबकि गैर कर राजस्व के रूप में मात्र 37,000 करोड़ रुपए की आय हुई, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, सरकार का जो कुल कर राजस्व है वो है 1,41,000 करोड़ रुपए। इस 1,41,000 करोड़ में से 1,04,000 करोड़ रुपए केवल टैक्स, करों के माध्यम से प्राप्त हुआ, जबकि 37,000 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व यानी कि करों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त हुआ, ठीक है। अन्य स्रोतों से यानी कि ब्याज प्राप्ति है, लाभांश, अनुदान। सरकार जो है, देखिए इसमें जो है कुछ टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, जैसे कि निगम कर, आय कर, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क, ये सब आपकी केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला कर है। इसके अलावा वाहन कर, बिजली कर, स्टाम्प शुल्क, ये सभी की सभी राज्य सरकार लगाती है और राज्य सरकार वसूलती है। तो करों के माध्यम से सरकार को 1,04,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 15.30% की वृद्धि दर्ज की गई है। 15.30% की वृद्धि। अब देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि न तो राजस्व आय क्या होता है या राजस्व प्राप्तियां क्या होता है, ऐसी आय जिसे सरकार के न ही वित्तीय देनदारियों पे कोई प्रभाव पड़ता है और न ही परिसंपत्तियों पे कोई प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आयकर या इनकम टैक्स, हर कोई अपने आय का एक निश्चित राशि इनकम टैक्स के रूप में सरकार को देता है, ठीक है। तो सरकार को पैसा दिया तो उसके बदले में सरकार आपको कुछ देगी क्या? कुछ देती नहीं है। सरकार उन पैसों को विकासात्मक कार्यों पर लगाएगी, किस क्षेत्र विशेष में खर्च करेगी उसे बताने के लिए आपके लिए वो जवाबदेह नहीं होती। आपने सरकार को इनकम टैक्स दिया, उसके बदले में सरकार आपको कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। यहां पे वित्तीय देनदारी वहीं समाप्त हो गई और परिसंपत्तियां वहीं पर समाप्त हो गई। सरकार देखिए विकासात्मक कार्यों में खर्च करती है, लेकिन वो किस क्षेत्र में करेगी, क्या करेगी, उसे बताने के लिए आपके लिए जवाबदेह नहीं है। उसके लिए बजट बनाया जाता है, वो अलग मैटर है, ठीक है। आपको जो एग्जाम्पल दिया था उससे चीजों को समझना। तो सरकार का कर राजस्व 1,04,000 करोड़ है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 2024-25 के कंपैरिजन में 2025-26 में 15.30% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रश्न पूछा जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ के कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? तो 15.30% की वृद्धि अनुमानित है। और इस कुल कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान है राज्य का स्वयं का कर राजस्व। इसमें से लगभग 51.92 या 51.92% जो योगदान है ये किसका है? राज्य के स्वयं के कर का है। कर देखिए, दो प्रकार के कर जो है जिससे सरकार को आय होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्स और दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्स। बहुत से ऐसे टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। बहुत से ऐसे टैक्स है जिसे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार लगाती है और राज्य सरकार वसूलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका निगम कर, आय कर, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है।
बाद में जो है वित्त आयोग राज्य से वसूले गए कर को केंद्र और राज्य में बांटता है, वो अलग विषय है। अभी जो समझा रहा हूं उसको समझना। ये सारे टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है। उसके अलावा वाहन शुल्क, स्टाम्प शुल्क, ठीक है, विद्युत शुल्क, ये राज्य सरकार लगाती है और राज्य सरकार ही वसूलती है। तो जो राज्य सरकार स्वयं कर लगा करके, स्वयं वसूली करके जो सरकार को आय हुई, राज्य के स्वयं के राजस्व, राज्य के स्वयं के कर से जो उसको इनकम हुआ, वो केंद्र सरकार के राजस्व, कर राजस्व से सर्वाधिक है। चीजों को समझना। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ कर है वो केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है। कुछ टैक्स है जो राज्य सरकार लगाती है, राज्य सरकार वसूलती है। और कुछ कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे राज्य सरकार वसूलती है। बाद में जो ये जो टैक्स है, टैक्स का बंटवारा, केंद्र सरकार ने जो टैक्स वसूला या राज्य सरकार ने जो टैक्स वसूल के केंद्र सरकार को दिया, उसका बंटवारा वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य 1% में उसका बंटवारा होता है। ठीक है, तो यहां बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला कर राजस्व और राज्य के स्वयं के कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान राज्य के स्वयं के कर राजस्व का है। कितना? 51.92%। प्रश्न पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं का कर राजस्व का प्रतिशत, कुल कर राजस्व में राज्य के स्वयं कर राजस्व का प्रतिशत कितना प्रतिशत अनुमानित है? 51.92%, 51.92%। ठीक है। गैर कर राजस्व जो कि कितना है आपका 37,000 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 19.35% की वृद्धि दर्ज की गई, 19.35% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक योगदान राज्य के गैर कर राजस्व का है। ठीक है, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ गैर कर राजस्व होते हैं और राज्य के भी कुछ गैर कर राजस्व होते हैं। दोनों में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में सर्वाधिक योगदान आपका 59.46% किसका योगदान है? राज्य के गैर कर राजस्व का है। इसके अंतर्गत ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और अनुदान आते हैं। ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और अनुदान, ये क्या होता है इसको समझना। ब्याज प्राप्तियों का मतलब सरकार ने अपनी आय से कुछ पैसा ऋण में आपका दिया, लोन के तौर पर दिया। जैसे कि किसानों को कृषि करने के लिए दीर्घकालीन ऋण देती है 2%, 3% ब्याज पे। अल्पकालीन ऋण हमारे प्रदेश में 0% ब्याज दर पर दिया जाता है। दीर्घकालीन ऋण पर सरकार 2%, 3% कुछ देती है। सहकारी समितियों के माध्यम से स्व सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। या अन्य कई तरीके से सरकार जो है राज्य के किसानों को, निवासियों को, स्व सहायता समूहों को ऋण पे पैसा, लोन के तौर पे पैसा देती है। तो जो सरकार ने पैसा दिया उससे सरकार को जो ब्याज प्राप्तियां हुई, ठीक है, ब्याज प्राप्तियां हुई, ये गैर कर राजस्व है। ये टैक्स के माध्यम से हो रहा है कि नहीं? टैक्स के माध्यम से नहीं हो रहा। सरकार ने जो ऋण दिया था उसके बदले में जो सरकार को ब्याज मिला वो है। लाभांश क्या होता है? लाभांश का मतलब सरकार ने जो है उसके पास एक शासकीय भूमि पड़ी हुई थी, गवर्नमेंट लैंड, शासकीय भूमि पड़ी हुई थी। उस शासकीय भूमि को सरकार ने किसी एक उद्योग को, एक इंडस्ट्री को प्लांट बनाने के लिए 30 साल लीज पर, 30 साल पट्टे पर उस जमीन को दे दिया। सरकार ने बेचा नहीं, लीज पर उसे दिया, किराए के तौर पर उसे दिया। अगले 30 साल तक सरकार जो है उससे पैसे वसूलेगी। तो ये क्या है? सरकार का लाभांश है। ये टैक्स के तौर पे आया क्या? नहीं, ये सरकार का लाभांश है। और एक होता है अनुदान। अनुदान और ऋण में अंतर होता है। ऋण वह राशि होती है जिसे बाद में चुकाना पड़ता है किसी ब्याज के साथ, और अनुदान वह राशि होती है जिसे चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। यह एक प्रकार की सहायता राशि होती है। जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया, छत्तीसगढ़ में कुपोषण के लिए या कुपोषण में सुधार के लिए कुछ राशि देता है। वो राशि वापस आपके वर्ल्ड बैंक या IMF को देने की जरूरत नहीं है। उस वर्ल्ड बैंक या IMF ने हमारे छत्तीसगढ़ में कुपोषण के स्तर को सुधारने के लिए वो पैसा अनुदान दिया है। हिसाब किताब जरूर लेगा कि आपने किन किन क्षेत्रों में खर्च किया, लेकिन वो लौटाने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति सुधारने के लिए वो पैसा दिया गया। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पैसा दिया गया। जैसे चाक परियोजना, अभी क्वेश्चन बना था, चाक परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो है पैसा दिया था।
तो ये सब क्या होता है, ये अनुदान होता है। सरकार की आय है, सरकार उसे जो है खर्च करेगी अपने हिसाब से उस क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन ये क्या है, सरकार को प्राप्त पूंजी, आपका गैर कर राजस्व है। ठीक है, गैर कर राजस्व ये है जो कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों में से एक है। ठीक, तो कर राजस्व क्या होता है, गैर कर राजस्व क्या होता है, समझ में आया। अब इसके बाद देखिए कुल व्यय। सरकार का कुल व्यय था 1,65,000 करोड़ रुपए। इस 1,65,000 करोड़ में से कर राजस्व रहा, राजस्व व्यय रहा आपका 1,38,196 करोड़ रुपए, जबकि पूंजीगत व्यय रहा आपका 26,341 करोड़ रुपए। अब जैसे कि हमने राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति का डेफिनेशन देखा, वैसे ही राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है इसे समझ लीजिए। हमने देनदारियां देख लिया और परिसंपत्तियां देख लिया। तीसरा था उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति, ठीक है, ये क्या होता है, सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिसमें किसी भी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय कहलाता है। जबकि सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है, यह कहलाता है आपका पूंजीगत व्यय। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया था, आपके पास एक जमीन है, उस जमीन के ऊपर आपने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे लगाए, ठीक है, और इस कमरे को आपने रेंट पे चढ़ाया। रेंट पे चढ़ाने से आपको हर महीने का 30,000 रुपये किराया मिल रहा है। जमीन की तो अपनी एक कीमत है जिसे आप भविष्य में बेचेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आपको पैसा मिलेगा ही, लेकिन वर्तमान में भी यह उत्पादन करके आपको पैसा दे रहा है, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति है। तो सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिसमें किसी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय कहलाता है। सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है, वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। ठीक है, अब यहां समझना, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं हो रहा, इसका मतलब सरकार जो है बहुत से योजनाओं में आपका व्यय करती है, जैसे कि महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना में सरकार पैसे दे रही है महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए। लेकिन सरकार महिलाओं को पैसे दे रही है तो उसमें सरकार के किसी भी प्रकार के उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। सरकार बस उस क्षेत्र में व्यय कर रही है, उस क्षेत्र में पैसे लगा रही है। सरकार प्रदेश के किसानों से 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर से धान खरीदी कर रही है, जिसमें से केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त जो राशि 3100 रुपये को पूरी करने के लिए जो अतिरिक्त राशि है वो कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार देती है। तो जो अतिरिक्त राशि जो प्रदेश सरकार दे रही है उससे सरकार की किसी उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन हो रहा है क्या? सरकार के जेब से व्यय तो हो रहा है, लेकिन कोई परिसंपत्ति का सृजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये क्या है? ये होता है राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय का मतलब ऐसा व्यय, सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार के पास एक लैंड है, एक जमीन है, उस जमीन के ऊपर सरकार ने पैसा लगाया, पैसा व्यय किया, पूंजीगत व्यय किया। व्यय करके सरकार ने उस पर एक थर्मल पावर प्लांट बना दिया, ताप विद्युत संयंत्र, जिसमें कोयला को जला करके बॉयलर को गर्म करके स्टीम बनाया जाता है और हाई प्रेशर पे टरबाइन के ब्लेड पे छोड़ करके उसे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो सरकार ने अपने जेब से पूंजीगत व्यय करके अपने ही सरकारी जमीन के ऊपर एक थर्मल पावर प्लांट बनाया। अब उससे जो बिजली उत्पादन हुआ, उस बिजली को छत्तीसगढ़ के निवासियों को बेच करके, टैरिफ रेट पे बेच करके सरकार को कुछ इनकम हुआ और हमारा प्रदेश जो है सरप्लस बिजली का उत्पादन करता है। यानी अपने उपयोग के बाद भी प्रदेश के पास अतिरिक्त बिजली बचा होता है, जिसे वो महाराष्ट्र सरकार को, तेलंगाना सरकार को, ठीक है, झारखंड सरकार को, ये एमपी को, ये सब सरप्लस बिजली बेचता है, उससे भी सरकार को आय हो रहा है। तो सरकार ने ऐसा व्यय किया जिससे उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति यानी कि थर्मल पावर प्लांट, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का निर्माण हुआ, जिससे सरकार को आय आता रहेगा। तो ये होता है आपके पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय। सरकार ने व्यय किया,
अपना थर्मल पावर प्लांट बनाया, जिससे बाद में ये क्या है, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति, जो कि सरकार के बाद में इनकम का सोर्स बनेगा। लेकिन वर्तमान में सरकार ने क्या किया, पूंजीगत व्यय किया। ठीक है, देखिए आगे देखिए, ये जो आपका, अच्छा यहां पर एक गड़बड़ हुआ है। ये जो टेबल है ना, ये टेबल कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम में सुधार कीजिएगा। ये जो आपका फ्लो डायग्राम बना है ना, इस फ्लो डायग्राम को सुधारिएगा। ये जो आपका योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय है, ये किसका, राजस्व व्यय का हिस्सा है। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, पूंजीगत व्यय का नहीं है। आगे राजस्व व्यय को जो है दो पार्ट में आगे और बांटा गया है, एक होता है योजनागत व्यय और दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय यानी कि सरकार जो है योजनाबद्ध तरीके से पैसे व्यय करती है। योजनाबद्ध तरीके से पैसे व्यय करती है का मतलब, यानी कि सरकार को मालूम है कि उस क्षेत्र में इतनी धनराशि व्यय होगी। ठीक है, सरकार को मालूम है कि सरकार उस क्षेत्र में इतनी राशि व्यय होगी, अनुमानित आंकड़ा मालूम है कि इस क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए व्यय होगा। ये योजनागत व्यय है, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से सरकार, जिसके आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध है। जैसे कि महतारी वंदन योजना, जिसमें सरकार को मालूम है कि लगभग 70 लाख, 72 लाख, 75 लाख के आसपास महिला जो लाभार्थी मौजूद है, उनको 1,000 रुपए की राशि देनी है, तो कितना राशि व्यय होगा, सरकार के पास आंकड़े हैं। ठीक है, सरकार के पास जो है मुख्यमंत्री पेंशन योजना, आपका श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना, जिसमें सरकार के पास एक आंकड़े है, पंजीकृत लोगों की संख्या सरकार के पास मौजूद है, लाभार्थियों की संख्या सरकार के पास मौजूद है, जिसमें सरकार को मालूम है कि इस क्षेत्र में इतनी राशि व्यय होने वाली है। यह कहलाता है आपका योजनागत व्यय। दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय। गैर योजनागत व्यय का मतलब होता है सरकार उस क्षेत्र में खर्चा करती है, लेकिन उसका पूर्व नियोजन नहीं होता, पहले से सरकार को पता नहीं होता कि उस क्षेत्र में कितनी राशि व्यय होगी। जैसे कि योजनागत व्यय, सरकार को पता है कि इस क्षेत्र में कितनी राशि व्यय होने वाली है। योजनाएं, महतारी वंदन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन खेतीहर मजदूर योजना, ठीक है, उसके अलावा मुख्यमंत्री पेंशन योजना। सरकार के पास एक लमसम आंकड़ा है कि इसमें इतने पंजीकृत लाभार्थी है, उनके पीछे इतना व्यय होने वाला है। ठीक है, सरकार के आंकड़े मालूम है। साक्षरता पर खर्च, गरीबी उन्मूलन पे खर्च, ये जो सब सरकार करती है, ये योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। गैर योजनागत व्यय, ब्याज अदायगी, सरकार जो है अलग अलग क्षेत्र में व्यय करती है और सरकार को उस व्यय करने के लिए आरबीआई से ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, या किसी आपके संस्थान से सरकार ऋण लेती है, पैसे लेती है अपने प्रदेश के विकास के लिए। अब जो ऋण लिया गया, जो लोन लिया गया, वो कुछ ना कुछ परसेंटेज पे, कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। तो सरकार ने जो उधार लिया किसी संस्था से, जैसे आरबीआई से उधार लिया, तो उसका हर साल उसे ब्याज देना होगा। और ब्याज की राशि जो है मौद्रिक नीति के तहत लगातार चेंज होते रहती है, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता। मौद्रिक नीति के तहत जो है आपके ब्याज का परसेंटेज चेंज होते रहता है। तो ब्याज अदायगी में जो पैसा जाता है, सरकार को मालूम नहीं कितनी राशि जाने वाली है। सब्सिडी, जो सरकार सब्सिडी देती है, उस पर भी जो है सरकार का व्यय होता है। प्रतिरक्षा सेवा, प्रतिरक्षा सेवा का मतलब जैसे कि अभी पिछले साल आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं, केंद्र सरकार का एग्जांपल दे रहा हूं। अब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर भारत सरकार ने बहुत सारी सेना की टुकड़ी वहां पर भेजी। ठीक है, टेंस माहौल था वहाँ पे। तो जैसे राजस्थान, गुजरात, आपका जम्मू, ये सब पंजाब वाले एरिया में सरकार ने अतिरिक्त जो है सेना की टुकड़ी वहाँ पर रखी। तो उस सेना की टुकड़ी को वहाँ तक पहुँचाने का खर्च, वहाँ पर उनको ठहराने का खर्च, उस सेना की टुकड़ी को खिलाने पिलाने का खर्च, ये सब क्या है, ये प्रतिरक्षा सेवा के अंतर्गत आता है। जो युद्ध होते हैं, ये युद्ध पूर्व नियोजित नहीं होते, अचानक से होने वाली चीज़ें हैं, और इस पर सरकार व्यय जो करती है वो कहलाता है प्रतिरक्षा सेवा। ठीक है,
आपातकालीन सेवाएं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र विशेष में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, भूस्खलन की स्थिति हो गई, तो वहां पे बचाव कार्य, राहत कार्य में जो सरकार व्यय करती है वह आपातकालीन सेवाओं में आती है। ये गैर योजनागत व्यय होता है। ठीक है, इसको करेक्शन करना ना, ये जो आपका योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय है, ये कर आपका राजस्व व्यय का हिस्सा है। ठीक, अब आगे देखिए, बजट अनुमान। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। राजस्व प्राप्तियां, सरकार को कुल 1,41,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई और राजस्व व्यय रहा सरकार का 1,38,196 करोड़ रुपए। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार को कुल कितनी राशि राजस्व प्राप्ति के रूप में राजस्व प्राप्ति अनुमानित है करके 1,41,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति अनुमानित है, जिसमें राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में अनुमानित वृद्धि 16.34% अनुमानित रही। यह प्रश्न एग्जाम में आया है। ठीक है, कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थिर कीमतों पर राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित रही, तो 16.34% की वृद्धि अनुमानित रही 2025-26 में। अब इस राजस्व प्राप्ति में अगर हम राजस्व व्यय को माइनस करें, घटाएं, तो आपको मिलेगा, देखिए 1,41,000 करोड़ रुपए, ये ज्यादा राशि है, जिसमें से हम कम राशि घटा रहे हैं, कितना, 1,38,196 करोड़ रुपए, तो हमारे पास बच रहा है 2,804 करोड़ रुपए। देखिए, अगर ये राशि किसमें प्राप्त हो रही, धनात्मक प्राप्त हो रही है, तो ये कहलाएगा आपका राजस्व आधिक्य। राजस्व आधिक्य। अगर यही ये राशि ऋणात्मक प्राप्त होती तो ये कहलाता राजस्व घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा। अगर राजस्व व्यय ज्यादा होता, राजस्व प्राप्तियां कम होती, तब राजस्व घाटा होता। लेकिन यहां पर राजस्व प्राप्तियां ज्यादा है, राजस्व व्यय कम है, तो राजस्व आधिक्य होगा। ठीक है, रटने वाला चीज नहीं है, देख करके आपको समझ में आएगा। अगर आप इससे इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो आपको जो प्राप्त होने वाली राशि अगर पॉजिटिव है तो राजस्व आधिक्य, नेगेटिव है तो आपका राजस्व घाटा। ठीक, आगे देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई, 1,41,000 करोड़ रुपए। ये सरकार की राजस्व प्राप्ति रही वित्तीय वर्ष 2025-26 में, जिसमें से कर राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ, हम देख चुके हैं, 1,04,000 करोड़ रुपए जो कि कर राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, इस कर राजस्व का राजस्व प्राप्तियों में योगदान रहा 73.76%। समझना, इसका मतलब क्या है, 1,41,000 करोड़ में कर राजस्व का योगदान 1,04,000 करोड़ रुपए है, जो कि इस राजस्व प्राप्ति का 73.76% है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो 73.76% अनुमानित है। अब ये जो कर राजस्व है, यानी कि टैक्स के माध्यम से जो सरकार को आय हुआ, इसमें केंद्रीय करों से भी आपका सरकार को आय हुआ, जबकि राज्य के स्वयं के करों से भी, स्वयं के टैक्स से भी सरकार को आय हुई। अब केंद्रीय करों का अंश की अगर हम बात करें, तो इस 1,04,000 करोड़ में केंद्रीय करों के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, जबकि राज्य के स्वयं के कर से 54,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1,04,000 करोड़ रुपए आ रहा है। तो सर्वाधिक कौन किससे प्राप्त हुआ, राज्य के स्वयं के करों से, यानी कि जो टैक्स को सरकार, राज्य सरकार ने खुद लगाया, खुद वसूला, और उससे जो सरकार को आय हुई वो ज्यादा है। ठीक है, केंद्रीय करों में सरकार का, राज्य सरकार का अंश कितना है, 50,000 करोड़, और राज्य के स्वयं के करों का अंश कितना है, 54,000 करोड़। और केंद्रीय करों से जो आपका कर राजस्व प्राप्त हुआ 50,000 करोड़, इसकी भागीदारी है 48.08%। ध्यान समझना, सरकार के कर राजस्व में 1,04,000 करोड़ में केंद्रीय करों का अंश 50,000 करोड़ है, जो कि कुल कर राजस्व का 48.08% अनुमानित है। ठीक है,
1,04,000 करोड़ में 48.08% यानी कि 50,000 करोड़ रुपए क्या है, केंद्रीय करों का अंश है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। इकोनॉमिक सर्वे सबसे बोरिंग चैप्टर है, चीजें आसानी से समझ में नहीं आती, आंकड़े आसानी से याद नहीं होते, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं। अब तो कथन आधारित प्रश्न आ रहा है, ठीक है। सीधा एक स्टेटमेंट, 4-5 स्टेटमेंट देगा, सिंगल एक स्टेटमेंट देगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार की जो राजस्व प्राप्ति 1,41,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान यहां पर दे देगा आपका 72.22% अनुमानित है। तीसरा स्टेटमेंट देगा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार का जो आपके स्वयं का कर राजस्व 54,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। कथन आधारित प्रश्न सबसे कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। इस फ्लो डायग्राम को, इसको आप अच्छे से माइंड में अगर बैठा के रखेंगे, आंकड़ों को अगर याद रखेंगे ना, तो चीजें क्लियर होगी। रटते बैठेंगे तो रटते ही रह जाएंगे, ठीक है। देखिए, केंद्रीय करों से जो सरकार को टैक्स यानी कि कर राजस्व प्राप्त हुआ, उसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, अभी हम पढ़ रहे 2025-26 यानी कि 2024-25 के कंपैरिजन में 2025-26 में 13.64% की वृद्धि अनुमानित है, ठीक है। राज्य के स्वयं का राज्य के करों से जो आपका कर राजस्व प्राप्त हुआ वो है 54,000 करोड़ रुपए। ये 54,000 करोड़ रुपए सरकार के जो कर राजस्व है 1,04,000 करोड़ रुपए में से आपका 51.92% यानी कि 54,000 करोड़ रुपए की भागीदारी किसकी है, आपके राज्य के स्वयं के करों की है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16.88% का वृद्धि दर्ज किया गया। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये सभी के सभी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इस साल जो है आपको पीएससी से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आए हुए हैं वो भी आपको अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। काम चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो ये चीजें क्लियर हो रही है। 1,04,000 करोड़ रुपए सरकार का कुल कर राजस्व है, जिसमें केंद्रीय करों से 50,000 करोड़ रुपए और राज्य से जो है आपके राज्य के स्वयं के टैक्स से सरकार को 54,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। 1,04,000 करोड़ रुपए में से आपका 48%, लमसम याद रखना, 48% जो है ये आपका केंद्रीय करों से प्राप्त हुआ है, जबकि आपका 52% यानी कि 51.92% ये राज्य के स्वयं के कर से प्राप्त हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व में 13.64% की वृद्धि दर्ज की गई कर राजस्व में, जबकि राज्य के स्वयं करों से जो आपका कर राजस्व प्राप्त हुआ उसमें 16.68% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक। दूसरा है आपका गैर कर राजस्व। इस 1,41,000 करोड़ रुपए में से जो गैर कर राजस्व रहा, देखिए गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू, या आपको लिखा हुआ मिलेगा करेत्तर राजस्व, करेत्तर राजस्व, ठीक है। ये रहा 37,000 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्रीय सहायता के तौर पे प्राप्त हुआ आपका 15,000 करोड़ रुपए, जबकि राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व ये रहा आपका 22,000 करोड़ रुपए। दोनों में से कौन सा ज्यादा है, राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व। इस 37,000 करोड़ में आपका केंद्रीय सहायता की भागीदारी रही 40%, ठीक है, यानी कि आपका 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 37,000 करोड़ का 40.54% यानी कि 15,000 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में गैर कर राजस्व में केंद्रीय सहायता की जो वृद्धि दर रही वो रही 11.11%। एग्जाम में इससे अभी क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, ये वाले लाइन से, इसके पहले के आ चुके हैं। दूसरा, राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व ये है 22,000 करोड़ रुपए। 37,000 करोड़ रुपए में से 59.46% की भागीदारी राज्य के स्वयं के गैर कर राजस्व की है 22,000 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25.71%, 25.71% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस फ्लो डायग्राम को ना थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये जो फ्लो डायग्राम है इसका हर एक लाइन अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन ही बनता है और आपका कथन आधारित प्रश्न भी बनता है, ठीक। देखिए क्या होता है ना, किसी एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा रहता है, किसी एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन का वेटेज एकदम न के बराबर रहता है। बहुत से बच्चे आते हैं कि सर हमने इतना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया।
आप जिस एग्जाम की तैयारी, किसी एक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हो सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिले, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें इनका वेटेज अच्छा खासा रहता है। अभी चाहे पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें, या इससे पहले जो बाल अधीक्षक का एग्जाम हुआ उसकी बात करें, या उससे पहले अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ उसकी बात करें, उसमें अच्छा खासा वेटेज इससे देखने के लिए मिला है। जरूरी नहीं, देखिए हमारा जो पीएससी व्यापम का जो सिलेबस है उसमें बता देता है, जैसे व्यापम में किसी एक एग्जाम में बोल देगा कि छत्तीसगढ़ से 10 क्वेश्चन आएंगे। अब वो 10 क्वेश्चन में इतिहास के कितने क्वेश्चन देगा, भूगोल के कितने क्वेश्चन देगा, अर्थव्यवस्था के कितने क्वेश्चन देगा, या फिर आपके जनजातीय के कितने क्वेश्चन देगा, ये निर्धारित नहीं होता। वैसे ही पीएससी प्री में जो है 50 क्वेश्चन आपके आते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से। उस 50 क्वेश्चन में से कितना कितना वेटेड कौन कौन से टॉपिक का रहेगा, या इतिहास का कितना रहेगा, जनजातीय कितना रहेगा, भूगोल का कितना रहेगा, ये पूर्व निर्धारित नहीं रहता। तो कितना क्वेश्चन आएगा ये अनुमान नहीं रहता, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के देखने के लिए मिलते हैं। और अभी तो कथन आधारित क्वेश्चन बहुत से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा फ्लो डायग्राम। अच्छा, इस साल इस अध्याय 5 लोक वित्त में नया चैप्टर जोड़ा गया है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी एक नया टॉपिक जोड़ा गया है अभी आपके इस अध्याय 5 लोक वित्त वाले टॉपिक में। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी हमारे भारत में लागू किया गया आपका 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, जीएसटी लागू किया गया। सिंपल क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। व्यापम में ही 2 से 3 बार का पूछा गया प्रश्न है। 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लागू किया गया। सबसे पहले इसके लिए आपका संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। ठीक है, विधेयक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान समझना। विधेयक उसे कहते हैं जिस पर संसद में चर्चा होती है। संसद में चर्चा होती है, फिर वो विधेयक आपका लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पारित होता है, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, तब जाकर के वो विधेयक क्या बनता है, अधिनियम बनता है। तो इस जीएसटी बिल के ऊपर जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, विधेयक था आपका 122वां, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक। जबकि कौन से अधिनियम लागू हुआ पूछा जाए तो अधिनियम ये लागू हुआ आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय स्तर पर किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से, पूरा याद रखना। ठीक है, 1101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर ये लागू किया गया। किस तारीख को लागू हुआ, तारीख भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी जो है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको थोड़ा ध्यान समझना। सबसे पहले जब आपका ये जीएसटी लाया गया था, जीएसटी, तो इसमें टोटल आपके 5 स्लैब थे। ठीक है, 5 स्लैब थे। कौन कौन सा? एक था आपका 0%, 5%, 12%, 18% और एक था आपका 28%। ठीक है, यहां पे 24 लिखा है, इसको भी करेक्ट कीजिएगा, 28। तो ये टोटल आपके 5 टैक्स स्लैब थे। अभी आया है आपका जीएसटी 2.0। जीएसटी संरचना में अभी सुधार किया गया है, जीएसटी 2.0, जिसमें आपका ये 12% और आपका ये 28% इसे हटा दिया गया है। ठीक है, 12% और 28% को हटा दिया गया है, और इस 12% 28% को हटा करके इसमें अब रखा गया है आपका 5% और 8% 18%, बस इसे रखा गया है। ठीक, ध्यान समझना। ये जो आपका जीएसटी 2.0 ये लागू हुआ 22 सितंबर 2025 से।
यही प्रश्न आएगा एग्जाम में। प्रश्न आ चुका है, इसे हम जो है हमारे नेशनल करंट अफेयर में इसे कवर किए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि कथन आधारित प्रश्न आया था ना, 3 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई, जिसमें इस बैठक में आपके 4 स्लैब, 0% को इसमें नहीं हटा काउंट करा ना, 4 स्लैब के स्थान पर 2 कर स्लैब को जो है लागू कर दिया गया। ये कथन आधारित प्रश्न से सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसमें दोनों डेट याद रखना कि 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था सुधारों का, जिसमें 4 स्लैब आपका 5%, 12%, 18% और ये 28% करना इसको, इसके स्थान पर 5% व 18% 2 कर स्लैब कर दिया गया, ठीक। देखो इसमें ना जो आपका शुरू का 0% है, इसको इसमें काउंट नहीं किया जा रहा इसमें, क्योंकि 0% वो आपका टैक्स फ्री है, टैक्स नहीं देना है। तो जो आपका 4 टैक्स स्लैब थे जिसमें कुछ ना कुछ पैसा टैक्स के तौर पे देना पड़ रहा था, उसको हटा करके आपका 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% कर दिया गया, ठीक है। 5% यह आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए योग्यता दर, जिसे मेरिट रेट कहा जाता है। वहीं 18% यह अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक दर यानी कि स्टैंडर्ड रेट है। अब ये है क्या, आगे हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक अतिरिक्त दर लगाया गया है जो कि तंबाकू, पान मसाला जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लग्जरी सामान, ठीक है। लग्जरी सामान का मतलब कोई अच्छा लग्जरी गाड़ी ले रही है जिसकी कीमत करोड़ों में है, ठीक है, वो सारे चीजों पर जो है आपका टैक्स अलग से। इसे अवगुण वस्तु, डीमेरिट वस्तु, ठीक है, डीमेरिट वस्तु यानी कि पान, तंबाकू, पान मसाला, ये सभी के सभी क्या है, डीमेरिट वस्तु है। डीमेरिट वस्तुओं पर 40% का अतिरिक्त दर लगाया गया है, ठीक है। विशेष दूध, ब्रेड, दवाएं, जीवन बीमा जैसे जरूरी सामान पूरी तरीके से टैक्स फ्री रखा गया। अच्छा, इसको ध्यान देना, दूध, ब्रेड, दवाएं, दूध डेली रोजमर्रा की जिंदगी का है, ब्रेड, दवाएं जो कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, और कई लोग जो है जीवन बीमा लेते हैं। इसको याद रखना, ये सभी के सभी क्या है, टैक्स मुक्त है, 0% जीएसटी पे इसे रखा गया है, ठीक है। देखिए अगर मोटा मोटा यहां पे देखें, पनीर, छेना, टेट्रापैक दूध, रोटी, चपाती, पराठा, खाखरा, दुर्लभ रोगों की दवाइयाँ, व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा 0% पे है। बटर, चीज, घी, पैकेट नमकीन, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ट्रैक्टर, कीटनाशक, ड्रिप इरिगेशन, बर्तन, इस पे 5% है। 18% पे टीवी, वॉशिंग मशीन, आपके छोटी कारें, एसी, सीमेंट, डिश वॉशर, 350 से कम सीसी की बाइक, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये 18% है। 40% पे विलासिता की चीजें, लग्जरियस आइटम और आपका हानिकारक चीजें। और भी अगर थोड़ा डीप में पढ़ना है तो यहां पर आपका दिया गया है। देखो इतने बड़े टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा इस उम्मीद में हम रहते हैं, लेकिन इसी में से कोई ना कोई एक चीज उठा कर क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि अभी जो हमारे प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू है, उसमें अलग अलग सेक्टर है, एमएसएमई श्रेणी, थ्रस्ट श्रेणी, कोर सेक्टर, उसको उठा करके क्वेश्चन पूछा था। तो एक बार रीड कर लेना, जो शून्य कर दर है, 0% का जो स्लैब है, उसमें दूध, पनीर जो कि पैक नहीं है, पैक्ड रहेगा तो वो आपका 5% में आ जाएगा। जो पैक्ड नहीं है, पराठा, पिज्जा का जो बेस रहता है वो, 33 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ, कैंसर, एड्स, गंभीर बीमारियों की, कुछ नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, ये सब पे टैक्स नहीं है। इसके अलावा 5% के अंतर्गत लाइफ हॉर्स, मक्खन, घी, खेवे, सूखे मेवे, पनीर, फल, खजूर, अनानास, संतरा आदि, चीनी, पिस्ता, बिस्किट, नमकीन, सूप, पेय पदार्थ, बर्फ, बोतल, बर्तन, ट्रैक्टर, साइकिल, सोलर कुकर, ट्रक टायर, दवा, मेडिकल उपकरण, कपड़ा, सूत, धागा, टॉर्च, चश्मा, कृषि यंत्र, हस्तशिल्प, सीमेंट ब्लॉक, चिकित्सा उपकरण, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट, ब्लड मॉनिटरिंग सिस्टम, साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, डिटर्जेंट, दूध पाउडर, नहाने का साबुन, ये सभी के सभी 5% में है। अब देखिए ये हो गया मेरिट। अब ये हो गया 18% का स्टैंडर्ड रेट। जनरली जो मिडिल क्लास है ना, वो 5% और 18% में इन पर जो है टैक्स लगाया जा रहा है। अगर सीधे साधारण शब्दों में बात करें, जैसे कि सीमेंट, कोयला, टायर, इंजन, पंप, वॉशिंग मशीन, एसी, मोटरसाइकिल जो कि आपके 50 सीसी से ज़्यादा है, ठीक है,
पेट्रोल डीजल से चलने वाले छोटे वाहन, बस, ट्रक, ऑटो, नाव, ये सब 18% के स्टैंडर्ड रेट में आएंगे। वहीं 40% का जो विशेष डीमेरिट रेट लगाया गया है, जो 350 सीसी के ऊपर के जो मोटरसाइकिल है, 1200 सीसी के ऊपर के जो आपकी कार है, 1200 सीसी के नीचे इसमें आएंगे, 1200 सीसी के ऊपर के जो कार है वो, प्राइवेट जेट, आम इंसान के बस की बात नहीं है, यॉट, ठीक है, आपका तंबाकू, सिगरेट, सिगार, पान मसाला, गुटखा, शैंपेन, शराब, निकोटीन उत्पाद, ऑनलाइन गेमिंग, जुआ, लॉटरी, महंगे पेय जैसे कि फ्रूट जूस, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये सभी के सभी 40% के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक, इसे पढ़ के रखना। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी विभाग, ये इसके आंकड़े एग्जाम में आए हैं, इसको थोड़ा ध्यान समझना। जीएसटी विभाग का राज्य के कर राजस्व में योगदान ये रहा 40%। छत्तीसगढ़ राज्य का जो कर राजस्व है, उस कर राजस्व में, ठीक है, 1,04,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ का कर राजस्व है, उसमें जीएसटी विभाग का राज्य के कर राजस्व में योगदान 40% है। ठीक, राज्य का कुल राजस्व संग्रह जो कि जीएसटी विभाग के द्वारा संग्रहित किया गया, वो है आपका 23,454 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। और जीएसटी विभाग के द्वारा जीएसटी से प्राप्त राजस्व राशि वो है 16,298 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि देश में सर्वाधिक है। ठीक, जीएसटी कार्यालय की स्थापना, वर्तमान में हमारे प्रदेश के 33 जिलों में आपका जीएसटी कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से 6 क्षेत्रीय और आपका 3 सर्कल कार्यालय है। अब ये आपका 6 क्षेत्रीय और 3 सर्कल कार्यालय कौन कौन से हैं ये इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। बस याद रखना कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में आपका जीएसटी कार्यालय स्थापित है, जिसमें 6 क्षेत्रीय और 3 सर्कल कार्यालय है। ठीक, अब आपको ये दोनों डाटा में कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि राज्य का कुल आपका राजस्व संग्रह और जीएसटी से प्राप्त राजस्व राशि ये क्या है। जो जीएसटी लाया गया था, ये वन नेशन वन टैक्स, इसके लिए लाया गया था। पहले बहुत सारे आपके छोटे छोटे टैक्स लगते थे, जैसे कि वैट लगता था, सीएसटी लगता था, ईटी लगता था, बहुत सारे आपके एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगते थे। ये सारे टैक्स को लेकर के एक सिंगल टैक्स बनाया गया था आपका जीएसटी। लेकिन ये कहा तो ये गया था कि ये छोटे छोटे टैक्स वसूले नहीं जाएंगे, लेकिन आज भी सब छोटे छोटे टैक्स जो है ये जीएसटी विभाग कहीं पर जो है जहाँ पे जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाता है, वो छोटे छोटे टैक्स भी जो है जीएसटी विभाग अलग से वसूल रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे वैट, सीएसटी, ईटी यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये पूरे को अगर आप एक साथ कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी केवल 2 टाइप से है। एक है आपका स्टेट जीएसटी यानी कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर, और दूसरा है आईजीएसटी यानी कि एकीकृत इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। ये दोनों जो है ये जीएसटी की राशि है। ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 9,230, 7,068, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल रहा है 16,298 रुपए। ये जीएसटी से प्राप्त राजस्व है। जबकि जो आपका ये सबको ऐड करेंगे, मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री कर, प्रवेश कर, ठीक है, लग्जरी टैक्स, विलासिता कर, प्रोफेशनल टैक्स, व्यावसायिक कर, ये सभी के सभी टैक्स, और ये इन सब टैक्स के साथ अगर हम एसजीएसटी और आईजीएसटी काउंट करेंगे तब जाकर के 23,453.89 या 23,454 रुपए ये टैक्स प्राप्त हो रहा है। और ये सारा टैक्स आपका जीएसटी विभाग के द्वारा संग्रहित किया जा रहा है। तो जो छत्तीसगढ़ का कर राजस्व है 1,04,000 करोड़, उसमें 40% योगदान जीएसटी विभाग के राज्य के कर राजस्व में योगदान है 40% का। और ये जो अलग अलग टैक्स जो कि जीएसटी विभाग ही कलेक्ट कर रहा है, चाहे वैट हो या आपका सीएसटी हो या एंट्री टैक्स हो या लग्जरी टैक्स हो या प्रोफेशनल टैक्स हो, जो जीएसटी विभाग इसको वसूल रही है, चाहे आपका एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, ये सब मिलाकर के जीएसटी विभाग के द्वारा 23,494 करोड़ रुपए की जो राशि है ये आपका इकट्ठा किया गया।
जिसमें जीएसटी के तौर पर जो शुद्ध जीएसटी से प्राप्त हुआ यानी कि एसजीएसटी और आईजीएसटी से प्राप्त हुआ वो है आपका 16,298। ये दोनों को ऐड करेंगे 16,298 रुपए प्राप्त हुआ। दोनों अलग अलग राशि है, ध्यान देना। जीएसटी विभाग के द्वारा कुल कितनी राशि संग्रहित की गई तो 24,453 या 24,454 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया। और जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी से प्राप्त राजस्व राशि कितना है पूछा जाएगा तो 16,298 करोड़ रुपए। जीएसटी विभाग द्वारा कुल कितना राजस्व संग्रह किया गया 23,454। जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ तो 16,298। दोनों में अंतर है, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन में अगर हम चले, वेट वैल्यू एडेड टैक्स से मूल्य वर्धित कर, ये क्या होता है? किसी राज्य में किसी वस्तु की बिक्री पर लगने वाला कर, ये होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स या फिर आपका वैट। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय आपका बिक्री कर, ये क्या है? ये राज्यों में वस्तुओं के बिक्री पर लगने वाला कर है। यानी कि दो राज्यों में अगर किसी वस्तु की बिक्री हो रही है उस पर लगने वाला टैक्स होता है आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स। एंट्री कर यानी कि प्रवेश शुल्क, जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी वस्तु को लेकर के प्रवेश करते हैं तो उसमें एंट्री कर लगता है। लग्जीरियस टैक्स, जो विलासिता की वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स यानी कि व्यावसायिक कर, जब आप किसी प्रोफेशन के लिए किसी दूसरे राज्य में, ये जनरली क्या होता है कि किसी दूसरे देश के डिप्लोमेट हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आकर के जॉब कर रहे हैं तो उन्हें अपनी वेतन का कुछ % टैक्स के तौर पे देना पड़ता है, तो वो हो गया आपका प्रोफेशनल टैक्स। उसके बाद एसजीएसटी क्या होता है? छत्तीसगढ़ में जीएसटी के अंतर्गत किसी वस्तु की बिक्री पर लगने वाला कर जिसे राज्य सरकार वसूलती है वो कहलाता है एसजीएसटी। दूसरा होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, जो कि दो राज्यों के मध्य किसी वस्तु के बिक्री पर लगने वाला कर जो कि केंद्र सरकार वसूलती है, यह कहलाता है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे तो ये एसजीएसटी और आईजीएसटी आने के बाद ये सभी जो है आपका जो टैक्स है आपका वैट, सीएसटी, ईटी, एलटी, ये समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जीएसटी के दायरे से कुछ क्षेत्र बाहर होने के कारण सरकार इन्हें वसूल रही है। चीजों को समझना, वसूल रहे हैं करके, ये मैं अपने से नहीं बना रहा हूं ना, ये ऑलरेडी आपके गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा दिया गया है, जिसे मैंने टेबुलेशन फॉर्म में आपको समझने के लिए सिंप्लीफाई करके यहां पे दर्शाया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम आंकड़े पढ़ रहे हैं 2024-25 के, 25-26 का आर्थिक सर्वेक्षण है जिसमें 2024-25 के आंकड़ों पर मुख्य फोकस करना है। ये आंकड़ा 2024-25 का, ये भी आंकड़ा 2024-25 का है। 2025-26 का हम क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि 2025-26 का आंकड़ा केवल सितंबर तक का मौजूद है, अप्रैल 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक का। हमारे लिए जो एक वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल 2024 से या आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है ना, तो ये एक पूरे वित्तीय वर्ष का है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक की स्थिति में वैट के थ्रू 6,865.68 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। सीएसटी के तौर पे 14.52 करोड़ रुपए, ईटी एंट्री टैक्स के तौर पर 274.57 करोड़ रुपए, एलटी लग्जरी टैक्स के तौर पे 0.07 करोड़ रुपए, आपको प्रोफेशनल टैक्स के तौर पे 0.35 करोड़ रुपए, एसजीएसटी से प्राप्त हुआ 9,230.57 करोड़ रुपए और आईजीएसटी से प्राप्त हुआ आपका 7,068.03 करोड़ रुपए और जीएसटी विभाग के द्वारा कुल संग्रह किया गया टैक्स है 23,454 करोड़ रुपए। ठीक, चीजें समझ में आई। और अगर दोनों में देखा जाए एसजीएसटी और आईजीएसटी में सर्वाधिक राशि किसकी कौन सी है, वो है आपका ये 9,230 एसजीएसटी की राशि ज्यादा है। ये ओवरऑल पूछा जाए तो ओवरऑल सर्वाधिक है आपका एसजीएसटी, उसके बाद है आपका आईजीएसटी, उसके बाद है आपका वैट, ठीक है। वैसे ही अगर आपका अप्रैल से सितंबर तक की स्थिति में भी अगर आप देखेंगे तो जो आपका जीएसटी विभाग के द्वारा 9,912 करोड़ रुपए संग्रहित किया गया, आपका एसजीएसटी से 4,491 करोड़ रुपए और आईजीएसटी से 2,472 करोड़ रुपए की राशि संग्रहित की गई, ठीक है। वैट से 2,940.91 करोड़ रुपए, आपका सीएसटी से 0.76 करोड़ रुपए, आपका एंट्री टैक्स से 6.66 करोड़ रुपए और विलासिता कर यानी कि लग्जरी टैक्स 0.12 करोड़ रुपए और प्रोफेशनल टैक्स 0.08 करोड़ रुपए।
आपके लिए ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ना, इसको याद रखना 2024-25 के डाटा है। क्या है, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो कि जीएसटी के अंतर्गत ही लाया गया था। जीएसटी के तहत वर्तमान में सेक्शन 128A के माध्यम से एक प्रमुख वन टाइम सेटलमेंट या एमनेस्टी स्कीम प्रभावी है। यह योजना मुख्य रूप से करदाताओं को पुराने विवाद को निपटाने या और भारी जुर्माने से बचने का अवसर देती है। जो कि जीएसटी की चोरी करते हैं या जीएसटी नहीं पटाए हैं, उन्हें एक मौका दिया जाता है इस स्कीम के माध्यम से। यह योजना मुख्य रूप से जो करदाता है उनके पुराने विवादों को निपटाने और भारी जुर्मानों से बचने का अवसर देता है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर अपने बकाया मूल टैक्स का भुगतान कर देते हैं तो उस पर लगने वाला जो ब्याज और जुर्माना है, ठीक है, अगर आप टैक्स नहीं देते तो हर साल जो है उस पर ब्याज भी लगता है, तो उस पर टैक्स और नहीं पटाया तो ये भी कानूनी अपराध है, तो जुर्माना को 100% माफ कर दिया जाता है इस स्कीम के तहत। यह योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 1 जुलाई 2017 से लागू था। तो वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए जारी किए गए डिमांड नोटिस धारा 73 के तहत लागू होती है, यानी कि 3 वित्तीय वर्ष के लिए जो है ये छूट दिया गया है। इस राहत का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को बकाया टैक्स पूरी राशि का भुगतान 31 मार्च 2025 तक करना होगा, जो कि डेट जा चुका है। ठीक है, तो ये था आपका अध्याय 5 लोक वित्त, जिसमें पहली बार जीएसटी को जोड़ा गया है। जीएसटी के आंकड़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा ये आंकड़े इन आंकड़ों से एग्जाम में क्वेश्चन बने, अगर जीएसटी वाले टॉपिक से आना हुआ तो। बाकी ऑलरेडी एग्जाम में आपका ये जीएसटी परिषद की बैठक कब हुई, कौन से क्रमांक की बैठक थी, कब से लागू हुआ, आपका जीएसटी 2.0 4 स्लैब के स्थान पर 2 स्लैब किया गया, ये सारे चीज को थोड़ा सा कवर करते चलना। ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 3 कैटेगरी है, मेरिट रेट, स्टैंडर्ड रेट और डीमेरिट रेट। 5%, 18% और 40%। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।